औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फिज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने MTH 501 का लेक्चर नंबर 24। ठीक है, डिमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। डिमेंशन क्या होता है? डिमेंशन का मतलब होता है फैलाव, मतलब कोई चीज़ कितनी है। और वेक्टर स्पेस जो होते हैं, वेक्टर स्पेस में हमारे पास फर्दर बेसिस होती हैं और फर्दर बेसिस के आगे जो होते हैं ना वो होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक दो चीज़ें हमने याद रखनी है इस लेक्चर में। उन्होंने कहा है कि इफ़ दी बेसिस एन एलिमेंट, ठीक है, अगर उसके एलिमेंट n है, ठीक है, देन द नंबर n कॉल्ड डिमेंशंस, मतलब जो n होंगे ना हमारे पास एलिमेंट्स, तो वो उनकी डिमेंशन होगी, n डिमेंशन होगी। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स हमारे पास किसी बेस के एलिमेंट 2 होते थे, ठीक है, हम r स्क्वायर लिखते थे। ठीक है, इसी तरह तो जो आर स्केयर मतलब R2 होते थे ना, वो हमारे पास डिमेंशन है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर n होंगे हमारे पास तो n उसकी डिमेंशंस होगी। फैलाओ मतलब वो कितनी है, अगर उसमें 2 एलिमेंट्स है तो उसकी डिमेंशन 2 है, अगर n एलिमेंट है तो उसकी डिमेंशन जो है वो n है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास होगी ये चीज़। अब उन्होंने कहा वी कैन से दैट डिमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज यूनिक, कि वेक्टर स्पेस की जो डिमेंशन होती है वो ऑलवेज यूनिक होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है इसमें देखें कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है वी, ठीक है, उसमें बेसिस है हमारे पास, बेसिस के फर्दर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास बेस होती है ना वेक्टर स्पेस की, वो होती है डिपेंडेंट, और जो एलिमेंट्स अंदर होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। अब आगे इसमें थ्योरम 2 में हमें क्या कहा है, इफ़ द वेक्टर स्पेस वी एन वेक्टर, ठीक है, उसके वेक्टर कितने एन, देन द बेसिस वी मस्ट कंटेन्स एग्जैक्टली एन वेक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास उन्होंने, अब ये देखें कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो बेसिस हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स हैं, तो उसकी बेसिस भी तो 2 ही होंगी। 2 बेसिस हैं, उसके अंदर कितने एलिमेंट है 2। ठीक है, तो हम आर स्क्वायर लिखते थे। इसी तरह अगर हमारे पास n होंगे, मतलब B1 से लेके Bn तक, ठीक है, तो b है ना, मतलब ये b है, बेस था हमारे पास। इसी आगे हमें फर्दर उन्होंने एलिमेंट्स बताए हुए होते थे अंदर। ठीक है ना, वेक्टर स्पेस की बेसिस होती हैं और बेसिस के फर्दर आगे क्या होते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा है अगर हमारे पास n वेक्टर होंगे ना तो एग्जैक्टली, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस भी हमारे पास n ही होंगे। ठीक है, ये कहा है। आगे उन्होंने कहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट डिमेंशन वेक्टर स्पेस। फाइनाइट, अगर हम वैसे बात करें फाइनाइट क्या होती है, इनफाइनाइट, फाइनाइट होती है जो काउंट हो जाते हैं, और इनफाइनाइट होती है जो काउंट नहीं होते, जैसे दरख्त के पत्ते। ठीक है, अब यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे दरख्त के पत्ते वगैरह ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, हम 501 के मुताबिक ही बात करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है दी वेक्टर स्पेस वी इज पेंड और जनरेट, जनरेट मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ बनी हो, बाय आ फाइनाइट सेट। अगर जो वेक्टर स्पेस हमारी जो है वो फाइनाइट सेट से बनी है ना, तो वो कहलाएगी फाइनाइट डिमेंशन। ठीक है, अगर वो इनफाइनाइट डिमेंशन से बनी है, ठीक है, तो वो हमारे पास वेक्टर स्पेस अगर इनफाइनाइट डिमेंशन से बनी है तो वो कहलाएगी इनफाइनाइट डिमेंशन स्पेस। इसकी आपको सबसे ज़्यादा समझ उस वक्त आएगी जब हम एग्जाम्पल की तरफ करेंगे। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि डिमेंशन ऑफ द ज़ीरो वेक्टर स्पेस इज़ डिफाइंड बाय ज़ीरो। अब जाहिर है अगर किसी चीज़ में एक एलिमेंट होगा तो हम उसे R1 लिखते हैं, अगर ज़ीरो एलिमेंट होगा मतलब एलिमेंट ही नहीं होगा तो क्या होगा, ज़ीरो होगा ना, मतलब खाली सेट ज़ीरो। तो यही बात है, एवरी फाइनाइट डिमेंशन वेक्टर स्पेस इज़ अ बेस। ठीक है, ये हमारे पास ये MCQs टाइप थी। अब यहाँ पे चलते हैं हम। अब ये देखें, मैं आपको जो मेन चीज़ बताई थी, अब ये आर स्क्वायर कैसे आया कि हमारे पास अंदर 2 एलिमेंट्स थे। ठीक है, क्या थे अंदर 2, तो जो हमारे पास था यहाँ पे इन्होंने डिमेंशन की हमारे पास बात की थी कि डिमेंशन मैंने आपको बताया था फैलाओ, फैलाओ यही मैंने बताया था कि जितने एलिमेंट होंगे ना वो इसकी डिमेंशन होगी। इसकी डिमेंशन कितनी है 2। ठीक है, ये चीज़ थी। अब यहाँ पे इन्होंने वही एग्जांपल आगे की हुई। अब ये देखें, इसकी 2 डिमेंशन आ गई। कौन सी, हमने क्या किया कि 2 डिमेंशंस तो थी हमारे पास। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फर्दर हमें 3 डिमेंशन दे दिए। ठीक है, आई जे और के, आर क्यूब बन गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डी वेक्टर E1 E2 En तक जा रही है डिमेंशन। ठीक है, ये इन्होंने E1 E2 En तक की डिमेंशन दे दी। ये डिमेंशन E1 से स्टार्ट होगी, En तक जा रही है। ठीक है, तो इसकी डिमेंशन कितनी होगी, En तक होगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या कहा है, ये वाली आपने याद रखनी है चीज़ें। अब यहाँ पे देखें, अब इन्होंने
2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स दे दिए, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, और एलिमेंट्स इनके कौन से हैं, U1 U2 U3 एंड U4, ये हमें दे दिए U1। अब यहाँ पे देखें U1 था हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट में, तो हमने फर्स्ट में 1 लिखा, बाकी सारे U2 U3 U4 की जगह पे 0 कर दिया। यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे 3 पे आया तो हमारे पास 3, बाकी सारे 0। अब 4 आया तो हमने 4 वाली जगह पे लिखा इधर यहाँ, और बाकी सारे 0। अब ये देखें कि U1 U2 U3 U4 के जो हमारे पास इन्होंने मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो क्या किसी एक से मिलके बने या किसी चीज़ से जनरेट हुए, किसी से ये इससे मिलके बनाए या ये इससे मिलके बनाए, नहीं, ये सारे सेपरेट सेपरेट हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स 2 कितने बन गए, 4, ठीक है। इसकी और भी ज़्यादा अच्छी आपको समझ आगे आएगी, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है कि डिम 2 आर एन इक्वल टू एन, दिस स्टैंडर्ड बेस एन वेक्टर है, ठीक है। अब डिम पी एन की हम बात करेंगे तो हमारे पास एम प्लस एन आ जाएगा। अगर डिम एम होगा हमारे पास तो एम मल्टीप्लाई एन करेंगे तो एम एन स्टैंडर्ड बेस होगी इसकी, एम एन ये वाली, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए, अब हमें उन्होंने दे दिया ए, ठीक है। ए में हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि ए बी सी डी ये दे दिए, ठीक है, और हमें ये चीज़ दे दी है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने डी की वैल्यू फाइंड की, कि हमने क्या किया कि यहाँ पे जब हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है कि डी को हम इधर ही रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये +2 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -2 है, ये -b था +b हो जाएगा, ये +3c था -3c हो जाएगा, उसकी जगह पे हमने पुट किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने a ले रहे थे, हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू में से जस्ट a वाली वैल्यू यहाँ रखी। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने b वाली वैल्यू ले रही थी, हमने यहाँ पे b की रखी, b हमारे पास था ये। फिर हमने क्या किया, तीसरी बनाई, तीसरी हमने c की रख दी, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब जब हमने a की ली थी, यहाँ पे भी a था, हमने यहाँ पे a लिख दिया, इसमें से हमारे पास d में a आता था -2, बाकी सारे 0। अब जब हम b की ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास b है, हम सारों को 0 कर देंगे, b की जगह पे b, और नीचे यहाँ पे हमारे पास b ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -3c था, ये और ये आ जाएंगे, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले 0, ठीक है। हमने इनमें से क्या किया, यहाँ से हमने a कॉमन लिया, यहाँ से b कॉमन लिया, और यहाँ से c कॉमन लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ थी ये a की थी, ये वाली वैल्यूज़ a2 की थी, ये a1 की थी, ये a2 की, और ये a3 की। a ये वाला आ गया, ये a1 की वैल्यू, ये b आ गया, ये a2 की, ये c आ गया, और ये a3 की, ठीक है। ये हमने ले ली। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ये देखें, a1 में हमने वही वाली चीज़ें लिखी, हमने बता दिया कि ये सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमारे पास ये था, अब हमने इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमें कैसे पता चलेगा, हमने क्या किया, इन सारी वैल्यू जो हमारे पास आई थी =0, जब हमने किसी चीज़ को ना लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना होता है हम =0 रखते हैं, ठीक है। यहाँ हमने अपना क्वेश्चन जो हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यूज़ थी वो रखी और =0, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि ये वाला हमारे पास, यहाँ से हमने a कॉमन लिया था, यहाँ पे आ गया था 1, यहाँ से हमने b कॉमन लिया, यहाँ से हमने c कॉमन ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, दोबारा वही वैल्यूज़ पुट कर दी, वही ऊपर वाली कि हमने कॉमन नहीं लिया, =0 रखा हमने, ठीक है। और वापस हमने a की जगह पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, a वाली जगह पे a आ गया, b वाली जगह पे 0 0 सिर्फ इधर b था, b, c वाली जगह पे यहाँ पे c आ गया वो, और यहाँ d वाली जगह पे हमने -2a लिखा, फिर b आ गया, क्योंकि ये d की प्लेस पे है ना ये, तो हमारे पास वाकई वो इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, उसे =0 रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो सारी वैल्यूज़ =0 आ गई है ना, जब हमने क्वेश्चन को पहले हमने क्या किया, उससे मैट्रिक्स की फॉर्म में किया, मैट्रिक्स से हमने लीनियर शो करने के लिए हमने =0 रखा। अब यहाँ पे सारी =0 आ गई, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद हमें इन्होंने स्पेन खुद ही बता दिया v1 एंड v2, v1 और v2 दो दे दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ये देखिए, ये v1 आ गया हमारे पास ये वाला, और ये v2 आ गया, ठीक है। अब अगर हम v1 को देखें या v2 को देखें, दोनों में से कोई किसी को मल्टीप्लाई होकर नहीं बना, मतलब किसी दूसरे से जनरेट नहीं बना, पहला दूसरे से जनरेट हुआ है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें या इसमें ऐड माइनस करें तो ये दूसरे के बराबर आ जाए।
नहीं, इस तरह कुछ भी है क्योंकि ये जनरेट नहीं हुआ, इसलिए ये स्पेन है। ठीक है, इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा फाइंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने ए को अलहदा कर लिया, यहाँ से हमने जस्ट ए वाली वैल्यूज़ अलहदा करनी है, ये वाली, फिर हमने बी वाली अलहदा कर लेनी है, सी वाली वैल्यूज़ अलहदा करनी है, और फिर डी वाली कॉलम की शक्ल में हमने अलहदा की, ए बी सी डी इनमें से कॉमन लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गई, ये V1 बन गया, ये V2 V3 एंड V4 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास इनकी डिमेंशन बन गई। अब क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई किसी से जनरेट हुआ है, अब इन्होंने कहा है कि V1 इक्वल टू नॉट ज़ीरो, जो V1 है ना वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, V2 इक्वल इज़ नॉट मल्टीप्लाई बाई V1, और जो V2 है वो किसी V1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब उससे मल्टीप्लाई होकर माइनस या प्लस नहीं हो रहा। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास उन्होंने क्या कहा, ये जनरेट रही और इसका मतलब ये स्पेन है। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह ही R3 उन्होंने दे दिया एग्जाम्पल में। अब इन्होंने हमें ये वाली कुछ चीज़ें बताई हुई कि ज़ीरो डिमेंशन क्या होता है। ठीक है, ओनली द ज़ीरो डिमेंशन सब स्पेस ऑफ R³ इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो डिमेंशन होगी वो होगा ज़ीरो डिमेंशन, जिसमें वन डिमेंशन होगी, ठीक है, वो होगा वन। ठीक है, नॉन ज़ीरो मतलब एक डिमेंशन हो कोई, टू डिमेंशन जिसमें टू वो हो हमारे पास एलिमेंट हो, थ्री डिमेंशन क्या होती है जिसमें R³ मतलब तीन एलिमेंट हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, अब इन्होंने हमें एक क्वेश्चन दे दिया है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इतना टफ तो नहीं है, लेकिन इतना पेपर में नहीं आता ये, फिर मैं समझा देती हूँ। ठीक है, अब इन्होंने हमें ये क्वेश्चन दे दिया है, हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन को इक्वल टू ज़ीरो अलग-अलग सेपरेटली पुट किया। ये हमारे पास हो गया, हम सारों को इक्वल टू ज़ीरो, जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो थी हमने क्या किया, उसकी स्पेस खाली छोड़ दी। यहाँ पे x4 नहीं था, ज़ीरो था, तो हमने उसकी स्पेस खाली छोड़ दी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम थर्ड लाइन में देखें तो यहाँ पे भी x4 नहीं था, उसकी स्पेस यहाँ पे जो था हमारे पास x1 और x2 नहीं था, उन दोनों की स्पेस छोड़ दी। अब ये वाला जो हमारे पास साइन है ना, ये इंटरचेंज का, उन्होंने कहा कि 4 रो को ना 2 रो से इंटरचेंज किया और R3 को R1 से इंटरचेंज किया है। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास 4 थी उसको हमने 2 से किया, और जो हमारे पास 3 थी उसको हमने 1 से किया। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि R1 को ना जो हमारे पास थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से। ठीक है, इस चीज़ का हमारे पास ख़ास तौर पे मेन मकसद इसको करने का हमारे पास ये था, अगर इन शॉर्ट सारे क्वेश्चन को देखें कि हमने ना लीनियरली इसको करना था क्वेश्चन को सॉल्व। उससे क्या होना था कि हमारी जो यहाँ पे इस तरह करके एक लीनियरली तौर पे जो हमारे पास लाइन बननी थी ना, उसके हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यूज़ वो ज़ीरो करनी थी। ठीक है, अब हमने जब ये देखा 1 आया, इसके नीचे सारी ज़ीरो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे तो वैसे ही ज़ीरो था ना, इसलिए हमने इसे ज़ीरो ही रखा। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ थी तो हमने उसे किया सॉल्व, वो हमारे पास आ गया 1। इसी तरह ही हमने ये ली वैल्यू, ठीक है, इसके नीचे वाली हमने ज़ीरो कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लास्ट में देखें, ये देखें तो यहाँ से ये तो हमारे पास पहले ही 1 थी ना, इसे हमने ही किया। यहाँ पे ये वाली, इसके ऊपर वाली भी ज़ीरो, लीनियरली अगर देखें ये वाली तो इसके ऊपर भी ज़ीरो और नीचे वाली वैल्यूज़ भी हैं ज़ीरो हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह हमने इसे फाइंड किया, हमने इसके एक्स वाई की वैल्यू निकाली। x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई ये s और -3, हमने इनकी जगह पे इसे पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई v1 एंड v2। ठीक है, अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे? इस तरह अब हमने जाहिर कर दिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी तरह ही ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 भी इसी तरह ही है। ठीक है, कि हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यूज़ 1 के जो होती हैं वो हमने ज़ीरो कर देना है। अगर मैं इसके हर एक एग्जाम्पल को समझाना शुरू करूँगी तो क्या होना है कि क्वेश्चन जो हमारे पास है ये लेक्चर लेंथी होता जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सारी एक जैसी है, लंबी एग्जाम्पल ना ही वो पेपर में देते हैं ना ही हमारी आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्दी लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।